प्यारे छात्रों, सुप्रभात। आज हम लोग चोल प्रशासन के संबंध में चर्चा करेंगे। यह समझने का प्रयास करेंगे कि दक्षिण भारत के जो विभिन्न राजवंश थे उसमें चोल राजवंश का प्रशासन किस रूप में उनसे अलग था, किस रूप से यह अपना एक अलग महत्व स्थापित किया है, जिसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। चोल प्रशासन को समझने के लिए हमको मुख्यतः 3 स्वरूपों में देखना होगा। चोलों के केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में, प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में और ग्राम प्रशासन के संदर्भ में। इनका जो प्रशासन है या इनका जो स्थानीय प्रशासन है वह एक अलग महत्व रखता है। इसके जानकारी का जो स्रोत है वह उत्तेरूर अभिलेख है, जो परांतक प्रथम के द्वारा तैयार करवाया गया था। उसके द्वारा ही हमको इन स्थानीय प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, जो लगभग 919 और 929 के समय में 2 अभिलेख प्राप्त होता है। तो इस इतिहास को समझने के लिए, चोल प्रशासन को समझने के लिए हमको उत्तर मेरूर अभिलेख जो है उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन का। जब केंद्रीय प्रशासन के संबंध में हम देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि चोल प्रशासन जो था इसमें राजा सर्वोच्च था। यानी चोल प्रशासन में भी जो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। हम जानते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा क्या होता है, अधिकांशतः निरंकुश होता है, जो अपने नियमों को ही सर्वोपरि मानता है। किंतु चोल प्रशासन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो चोल राजा थे वह निरंकुश का स्वभाव दिखाई नहीं देता है। व्यवस्था राजतंत्रात्मक जरूर थी, लेकिन उसमें निरंकुशता का भाव दिखाई नहीं देता है। हमको चोल प्रशासन में एक केंद्रीकृत राजतंत्र के साथ साथ हमको स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता का भी दिग्दर्शन होता है। यानी ग्राम स्तर पर उन्हें पूर्ण रूप से स्वायत्तता प्राप्त थी। इस केंद्रीय प्रशासन में जो राजा था उस सर्वोच्च था, सारे अधिकार उसमें निहित थे। राजा का जो चुनाव होता था, चुनाव से तात्पर्य जब राजा जो नियुक्त होता था उसका जो राज्याभिषेक है वह एक आडंबरपूर्ण भव्य स्थिति में होता था। उसके लिए कांचीपुरम या अलग अलग जो बड़े शहर होते थे वहाँ पे एक भव्य आयोजन के द्वारा उनका जो है राज्याभिषेक किया जाता था, एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था। यह भी उल्लेख मिलता है कि राजा के देखरेख के लिए कम से कम अधिकतम हजारों में स्त्रियों को नियुक्त किया जाता था, जो समय समय पर राजा का देख रेख करती थी। राजा अपने प्रांतों के देख रेख के लिए युवराज भी नियुक्त करता था। वह युवराज या तो राजा का पुत्र हो सकता था, या पराजित राजा हो सकता था, या वरिष्ठ अधिकारी हो सकता था, जिनको राजा अपने राज्यों के या प्रांतों के देख रेख के लिए युवराज के रूप में नियुक्त करता था। हमें और एक चीज़ देखने को मिलती है जो चोल प्रशासन की बौद्धिकता को इंगित करती है। उसमें यह ज्ञात होता है कि राजा जो था वह अपने उत्तराधिकार के लिए आनुवांशिक नियम को पूरा जांचने और परखने के बाद ही उसको लागू करता था। कई जगह हम देखते हैं कि राजा अपने अनेक पुत्रों में केवल योग्य पुत्र को ही गद्दी
पर बैठाता है। जैसे राज प्रथम अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को बैठाता है, लेकिन यही अगर हम आगे देखें तो राजाधिराज जो है वो भाई राजेंद्र द्वितीय को गद्दी पर बैठाता है। इसका मतलब यह है कि चोल प्रशासन में जो उत्तराधिकार का जो निर्णय था वह योग्यता के आधार पर, उसके बौद्धिक क्षमता के आधार पर की जाती थी, जो भी एक अलग रूप में चोल प्रशासन को रखता है। इसके अलावा राजा जो है प्रशासन के देख रेख के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को रखता था, जिसमें पेरुंदरम, सिरुंदरम, उड़नकुट्टम और ओलय आदि अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। पेरुंदरम उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे, सिरुंदरम निचले श्रेणी के अधिकारी होते थे। ऐसे ही उड़नकुट्टम जो था वह एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजा के प्रमुख सचिव के रूप में, उसके व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में काम करता था, जो राजा और अन्य पदाधिकारियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था। इसके बाद ओलय का भी नाम आता है। ओलय जो है, एक चीज़ हमको जानना होगा कि जो राजा का जो आदेश होता था, जो उसका निर्णय होता था, वह मौखिक होता था और उसको बाद में जो है लिखा जाता था। तो ओलय जो है, जब राजा उपदेश देता था तो ओलय नामक अधिकारी उसका एक कच्चा मसौदा हम कह सकते हैं, एक ड्राफ्ट कह सकते हैं, उसको तैयार करता था। और एक ओलय नायगम नामक एक अधिकारी उस जो कच्चे ड्राफ्ट को देखता था, परखता था और उसका जांच करता था। इस तरह से केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत पेरुंदरम, शिरुंदरम, ओलय, उड़नकुट्टम आदि विभिन्न प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जो राजा के सहयोग के रूप में काम करते थे। जो युवराज होते थे वह राजा के निर्देशों का पालन करते थे, जो कर्मचारी होते थे उनका निर्देशन करते थे। इस तरह से जो केंद्रीय प्रशासन था वो राजा, युवराज और जो अन्य अधिकारी थे उनके सहयोग से चलाए जाते थे। इसमें हम देखें तो केंद्रीय प्रशासन के बाद प्रांतीय प्रशासन का बात आता है। इस प्रांतीय प्रशासन हम देखते हैं कि राजा जो है, या हम कह सकते हैं जो चोल प्रशासन था, वह 6 या 9 प्रांतों में या मंडलों में विभाजित था। इन मंडलों को प्रांत कहा जाता था। प्रांत जो है वह कोट्टम में विभाजित था, जिसको बलनाडु कहा जाता था। और बलनाडु जो है, जो वर्तमान समय का जो कमिश्नरी है उसके लेवल का होता था। कोट्टम नाडु में विभाजित था। नाडु जो है, जिसको हम जिला के स्तर का देख सकते हैं, जो जिला के समकक्ष होता था, और वह जो है उसकी एक सभा होती थी जिसके द्वारा निर्णय होते थे, जिसके द्वारा कार्य किए जाते थे, जिसको नाट्टार कहा जाता था। और इस नाट्टार का जो कार्य था वह भू राजस्व का प्रबंध करना था, जो अपने तरफ से नाडु विनियोगम नामक कर भी वसूलता था। इस तरह से देखते हैं कि इस नट्टार में सभी गांवों और नगरों के प्रतिनिधि भी जो है वो सम्मिलित होते थे। नाडु जो है वह कुर्रम में विभाजित होता था, और कुर्रम क्या होता था, वो अनेक ग्रामों का संघ होता था। यानी अनेक ग्रामों का जो संघ था वह कुर्रम होता था। एक चीज़ और हमको देखने में मिलती है प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत कि कुर्रम के अलावा बड़े बड़े नगरों में जो गठित कुर्रम होते थे उनको तन्यूर कहा जाता था। और तन्यूर या कुर्रम जो है वह ग्राम में विभाजित होता था। ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग केवल केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में जानने का प्रयास किए। अगला स्थानीय प्रशासन के बारे में अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।